सो अभी कुछ लोग आई गेस नहीं, जनरली इस क्लास में काफी कम लोग हैं जो स्टार्टिंग से ही ज्वाइंड हैं। ठीक है, कुछ लोग बीच में आए हैं, कुछ लोग अभी भी नए आ रहे हैं धीरे धीरे। सो स्ट्रेट लाइन बिल्कुल हम एक तरीके से नए तरीके से चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जो 2 चैप्टर पढ़े हैं, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सीक्वेंशियल सीरीज। ठीक है, 2 चैप्टर हमने पढ़े हैं। स्ट्रेट लाइन जब हम पढ़ेंगे तो इन दोनों चैप्टर से उस पुराने चैप्टर का कोई रिलेशन नहीं है कि भाई तुम्हें सीक्वेंस एंड सीरीज आता होगा तब तुम स्ट्रेट लाइन पढ़ पाओगे, या तुम्हें स्ट्रेट लाइन से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन आना चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट नए आ रहे हैं या सीक्वेंस एंड सीरीज के बीच में आए थे, ठीक है, तो वो बात समझ में आती है कि यार बीच में से चैप्टर पढ़ने में किसी को भी मजा नहीं आता। ठीक है, अब तुम लोग स्ट्रेट लाइन में, अब जो भी लोग नया स्टार्ट कर रहे हो या अगर कोई स्टार्टिंग से भी जुड़ा पड़ा था तो भी वो ये सोच रहा था चलो यार फिर बाद में तो पढ़ाएंगे ही। ठीक है, वहाँ पे अब जब हम ऑफलाइन, जैसे कि मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि अभी हम ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं वो ऑफलाइन जब क्लासेस होंगी तब रिवाइज कर लेंगे सारा कुछ प्रॉपरली। ठीक है, तो उस चक्कर में काफी लोग अरे चलो बाद में पढ़ लेंगे, अभी 10th का भी रिजल्ट नहीं आया, बहुत सारी चीजें कि हो सकता है मे बी काफी लोग सीरियस थे ऑलरेडी, तो वो तो बहुत अच्छी बात है, वो लोग अपनी सीरियसनेस बरकरार रखें। बट काफी लोग ये थे कि थोड़ा सा चिल एटीट्यूड रख रहे थे, चलो ठीक है बाद में पढ़ लेंगे, अभी तो इसका रिजल्ट नहीं आया एंड सो ऑन। काफी सारे एक्सक्यूजेज हम लोग सोच लेते हैं, या ऑफलाइन अब सर पढ़ाएंगे, ठीक है वहां पे जाके। तो वो एक अलग बात है कि हम ऑफलाइन में रिवीजन क्लासेस लेंगे सारी, बट 2 चैप्टर निकल चुके हैं, तो जिन्होंने भी ये सोचा था वो देख चुके हैं कि जो लोग अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे थे वो लोग अपने ऑलरेडी 2 चैप्टर स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं। ठीक है, तो अब वी डोंट नो कि भाई कब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी, कि कब हम कोचिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, उसका कोई पता नहीं अभी, हो सकता है तब तक 4 चैप्टर हो जाएं, 5 चैप्टर हो जाएं हमारे। 11th क्लास में हमें ज़्यादा चैप्टर तो करने नहीं होते, 10 के आसपास चैप्टर करने होते हैं, टोटल 20 चैप्टर्स होते हैं, जिसमें हम लोग 10 चैप्टर्स 11th में पढ़ते हैं, 10 12th में पढ़ते हैं, लगभग लगभग। तो नाउ यू कैन थिंक कि जिन लोगों ने भी कैजुअली लिया था कि चलो बाद में कर लेंगे, वो लोग 2 चैप्टर अपने थोड़े से लूज कर चुके हैं। ठीक है, जो लोग लेट आए हैं उनका कोई दिक्कत नहीं है, पर जो लोग स्टार्टिंग से भी पढ़ रहे हैं फिर भी ये चलो बाद में पढ़ लेंगे, तो इन सभी के लिए अभी एक वेकअप कॉल है कि स्ट्रेट लाइन चैप्टर स्टार्ट हुआ है। इसमें ये तुम अगर एक्सक्यूज सोचो कि सर मैं लेट आया था, सर मैंने ये नहीं पढ़ा था, वो नहीं पढ़ा था, तो इस चक्कर में सर मेरा रिदम नहीं बन पाया एंड सो ऑन, तो ये फ्रेश है, यहाँ पे किसी का कोई ये वाला एक्सक्यूज काम नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसे जो भी नया आया है वो टॉपर बन सकता है। ठीक है, जो भी इस बैच का है उसके पास ये था कि चलो मैंने सर स्टार्टिंग से ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, सो नाउ इट्स द टाइम कि तुम क्लास में टॉपर बन सकते हो, दोनों क्लासेस में जो साथ में पेपर होगा। ठीक है, तो अब तुम लोग फ्रेश अपना प्लान बना सकते हो, जिसने भी नोट्स की फेयर कॉपी नहीं बनाई वो नोट्स की फेयर कॉपी बना सकता है, अपना मैथ्स पढ़ने का एक शेड्यूल बना सकता है प्रॉपर। ठीक है, और जैसे कि मैथ्स में बेसिकली, मैथ्स जो जेई की मैथ्स है बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है, लाइक कैलकुलस, एलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। तो जैसे कि हमने वो 2 चैप्टर्स पढ़े थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सीक्वेंस एंड सीरीज, तो वो दोनों चैप्टर्स जैसे एलजेब्रा का पार्ट है, ऐसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके एक पार्ट है जिसमें 5 चैप्टर्स आते हैं, दैट इज स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। ठीक है, स्ट्रेट लाइन फर्स्ट चैप्टर है, और ये तुम मान के चलो अगर तुम यहाँ से अपना रिदम रखते हो ना तो तुम्हें 5 चैप्टर समझ में आते चले जाएंगे तुरंत। अगर अपना रिदम स्टार्ट करते हो तो ये 5 चैप्टर्स तुम्हें अच्छे से समझ में आ सकते हैं। ठीक है, बट अगर थोड़ा सा तुमने रिदम ये किया, तो अगर मान के चलो थोड़ा सा जैसे तुम स्ट्रेट लाइन को अपना एटीट्यूड रखोगे वैसा ही तुम्हारा एटीट्यूड चलता चला जाएगा, क्योंकि इसमें आराम से हमें डायग्राम भी बनाना पड़ सकता है, ज्योमेट्रिकली समझना पड़ सकता है, काफी सारी चीजें हैं। तो अगर तुमने बीच में ये कर दिया कि भाई रिवाइज नहीं कर रहे, 5 लेक्चर हो गए और तुम्हें पता नहीं ढंग से कि 5 लेक्चर में क्या हुआ था, आज का लेक्चर कल भूल गए, कल का परसों भूल गए, इस वीक का खेल खत्म, कुछ नहीं पता, तो अगले वीक मैं पढ़ा रहा हूँ और पुराना कोई कंसेप्ट यूज में आ रहा है, और फिर तो हमारा जो रिदम बिगड़ता है वो वहां से बिगड़ता है कि जब हम रिवाइज करना बंद कर देते हैं।
प्रैक्टिस और रिवाइज दोनों में बहुत फर्क है। अगर हम रिवाइज करते रहते हैं तो हमारा क्या है कि हमें नेक्स्ट वाले टॉपिक तो समझ में आते रहते हैं। देखो, प्रैक्टिस करने से स्ट्रांग हो जाता है चैप्टर, पर रिवाइज करने से एटलीस्ट हमें ये होता है कि ऐसा कभी नहीं होता कि कुछ समझ में नहीं आता। पर अगर हम रिवाइज नहीं करते, प्रैक्टिस भी नहीं, रिवाइज करने में बहुत कम टाइम लगता है। प्रैक्टिस करने में चलो मान के चल सकते हैं कि तुम्हें 1 घंटा और एक्स्ट्रा बैठना पड़ेगा, बट मैं ये चाह रहा हूँ एटलीस्ट तुम लोग रिवाइज तो करो, जिससे कि तुम्हें कभी ऐसा ना लगे कि मैंने, मान के चलो स्ट्रेट लाइन का आज हम 8वीं क्लास ले रहे हैं, 8वां लेक्चर ले रहे हैं, तो तुम्हें 7 लेक्चर जो पहले के 7 लेक्चर्स हो चुके हैं, तुम्हें उसमें पता होना चाहिए कि सर ने क्या क्या पढ़ाया था। उसमें जो जो टाइम पे जो जो फॉर्मूलाज थे, जो जो कंसेप्ट थे, वो तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस कर लोगे तो अपने आप ही पता लग जाएंगे, अपने आप ही तुम्हारे दिमाग में बन जाते हैं। पर अगर तुम प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं देते, एटलीस्ट नोट्स और लेक्चर रिवाइज करो, जिससे कि कम से कम तुम्हें आगे वाली चीजें समझ में तो आए। तुम अगर रिवाइज नहीं करोगे तो 4th लेक्चर के बाद जब मैं 5th लेक्चर स्ट्रेट लाइन का लूंगा तो तुम बिल्कुल एकदम ये हो जाओगे। हाँ बेटा, इसके लेक्चर ऐप में आएंगे, तो आप अगर 4 दिन बाद भी लेक्चर डाउनलोड करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके लेक्चर सब हम लोग ऐप में डालेंगे, ठीक है। और जैसे कि काफी लोग मुझसे ये डाउट पूछते हैं नोट्स के बारे में या वटेवर, तो बेटा नोट्स तुम्हें खुद से मेंटेन करने, कैसे मेंटेन करने, मैंने पहले भी काफी बार बताया है, अभी भी बता देता हूँ। जैसे कि मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, तो तुम एक साथ में एक रफ कॉपी ले लो, जस्ट आज का डेट डाल दो अपना, और जब मैं जो पढ़ाता जाऊं, जो तुम्हें अगर लगे पॉइंट नोट कर लो रफ कॉपी में ही, और जब मैं क्वेश्चन कराता हूँ वो क्वेश्चन सॉल्व करो उस रफ कॉपी में। ये तुम्हारा काम हो गया। उसके बाद जब तुम मान के चलो एक बार कोशिश क्या, एक बार ये तुम्हें अगर अच्छे से ये करना है तो करना ही है। अगले दिन क्लास से पहले, ठीक है, अगले दिन क्लास से पहले एक बार वीडियो लेक्चर ओपन करना है तुम्हें, और अपना रफ कॉपी साथ में रखनी है। वीडियो लेक्चर ओपन करना है एंड रफ कॉपी साथ में रखनी है, और एक फेयर कॉपी बनानी है, ठीक है, नोट्स के लिए। जिसमें तुम्हें क्या करना है कि जो जो कंसेप्ट, काफी बार मैं क्या है रफ वर्क बहुत करा देता हूँ यहाँ पे, तो तुम्हें जो जो कंसेप्ट ऐसा लगता है कि हाँ ये कंसेप्ट लिखने लायक है नोट्स में, उसे अपने नोट्स में लिखो। अपने आप पता रहता है कि हमें क्या आता है क्या नहीं। फिर क्वेश्चंस हैं, अगर कोई क्वेश्चंस मान के चलो मैं सेम टाइप का क्वेश्चन 4 क्वेश्चन करा देता हूँ बिल्कुल सेम टाइप के, तो तुम 2 क्वेश्चन नोट करो अपने कॉपी में। इसका फायदा, 2 फायदे हैं, एक तो नोट्स तुम्हारे बन जाएंगे, दूसरा तुम्हारी वो क्लास ऑटोमेटिक रिवीजन हो जाएगी। अगर तुम मान के चलो घर पे बैठे बैठे बस वीडियो लेक्चर चला के रिवाइज कर रहे हो, तो तुम्हारे नोट्स नहीं बनेंगे और टाइम उतना ही लगेगा, ठीक है। तो 5-10 मिनट थोड़ा सा ज्यादा ऐसा दे दो और आराम से तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। रिवाइज की रिवीजन, और रिवीजन इज मस्ट, कि तुम्हें पता होना चाहिए सर ने 5 दिन पहले क्या पढ़ाया था। जब तुम मान के चलो मैं 4 दिन बाद लेक्चर ले रहा हूँ, तो मेरे लेक्चर से आधे घंटे पहले या उस दिन सुबह वटेवर जब भी तुम्हें टाइम मिले, चारों लेक्चर के नोट्स, जिससे कि तुम देख सको अच्छा सर ने ये बताया था, ठीक है, आज अगर कुछ काम में आएगा तो कम से कम मैं क्वेश्चन में यूज कर पाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह की सारी चीजें, जैसे कि हमें अभी हम बाद में पढ़ रहे थे, हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन काम में आ रहा था, 50 तरह की चीजें काम आती हैं, तो ये सभी लोग ध्यान रखो, ठीक है। हाँ बेटा हरजोत, वेट, बोलो बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर जो आपने जो 9th चैप्टर करवाया है, हाँ, सीक्वेंशियल सीरीज। यस सर, इनके सारे वीडियो लेक्चर्स आप फ्रेंच ऐप में डलवा दोगे? बेटा कितनी बार मैंने आपको बोला है कि वीडियो लेक्चर्स का तुम लोगों ने ही बोला था, पहले हम लोग वीडियो लेक्चर्स ऐप पे ही डाले थे, तुम लोगों ने ही बोला था टेलीग्राम पे डालना है। टेलीग्राम पे डालने के बाद सर ने भी ध्यान देना बंद कर दिया कि ऐप में डालने या कुछ। तो मैंने स्टार्टिंग से जब टेलीग्राम पे डाला था तभी तुम लोगों को ये किया था कि मैक्सिमम कोई भी लेक्चर 3 to 4 डेज ही रहेगा। अपने आप क्लाउड का स्टोरेज लिमिटेड है, 1.5 GB है। अपने आप जैसे ही क्लाउड का स्टोरेज फुल होता है पुराने लेक्चर्स अपने आप डिलीट होने लग जाते हैं। तो मैं 11th के 2 क्लास ले रहा हूँ, 12th के 2 क्लासेस ले रहा हूँ, तो वो लेक्चर जैसे ही नए आते हैं पुराने लेक्चर्स डिलीट हो जाते हैं। तो मैं तो डाउनलोड करता नहीं, मुझे डाउनलोड करने की क्या जरूरत है। तो या तो तुम्हारे किसी फ्रेंड ने डाउनलोड किए होंगे इस क्लास में, तो तुम वहां से हेल्प ले सकते हो, ठीक है।
बट बेटा दिस इज नॉट डन कि वीडियो लेक्चर, क्योंकि जब तुम ऑफलाइन पढ़ते थे, मान के चलो तुमने 10th क्लास में ट्यूशन पढ़े होंगे, तो ये कहाँ पैटर्न है। तुम अगर क्लास अटेंड कर रहे हो तो क्लास के तुरंत बाद नोट्स बनाओ ना। ये तो इस बार ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, दैट्स वाई तुमको ये फैसिलिटी मिल रही है कि तुम 10 दिन बाद भी पुराना लेक्चर देख सको। इससे हमें अपनी हैबिट थोड़ी चेंज करनी है कि भाई चलो बाद में पढ़ लेंगे, लेक्चर तो है ही सर का। तुम्हारी हैबिट पहले क्या थी, ये कभी आज तक तो पहले कभी हुआ नहीं है कि तुम 5 दिन बाद सर का, कभी ऐसा हुआ है, कभी पढ़े हो ऐसे? सर ना। नहीं, तो फिर अभी भी तुम्हें वो हैबिट डेवलप करनी है सेम। बाद में तो क्योंकि हर बार ये होगा नहीं, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वैसे ही बाद में पढ़ेंगे। अभी बस तुम्हें ये एक प्लस पॉइंट है, उस पर डिपेंड मत रहो। वीडियो लेक्चर एक प्लस पॉइंट मिल रहा है तुम्हें कि चलो तुम पुराना देख पाओ, कि अब जब तुम घर पे पढ़ने बैठ रहे हो, नोट्स बना रहे हो अपने, तो दैट डज नॉट मीन कि तुम आज के नोट्स 10 दिन बाद बनाओ और 10 दिन पुराना लेक्चर मिले। ठीक है, तो अभी तो स्ट्रेट लाइन से हम सारे लेक्चर ये करेंगे। बाकी तुम्हारी क्वेरी का आंसर मैं ये देता हूँ कि मेरे पास सारे लेक्चर्स नहीं है, मैंने डाउनलोड नहीं किए थे, तो बट आई गेस कि मे बी कि ग्रुप में किसी ना किसी ने तो डाउनलोड किए होंगे, जीवन ग्रुप या G2 ग्रुप में से, तो वहां से हम हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, इस ग्रुप में किसी ने सारे लेक्चर डाउनलोड किए हैं? G2 ग्रुप में कोई ऐसा है जिसने एक फोल्डर बना के सारे लेक्चर डाउनलोड किए हों? एनीवन एल्स? नो? ठीक है, मैं एक बार जीवन ग्रुप में पूछ लूंगा, अगर कोई ऐसा होगा तो मैं तुम्हें उससे कांटेक्ट करने के लिए बोल दूंगा, मैं तुम उसका कांटेक्ट नंबर लेके तो फिर तुम वहां से कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है ओके सर। बेटा, तनिष्क डाउनलोड हो जाते हैं। ठीक है, ऊपर एक ऑप्शन आता है जैसे कि डाउनलोडिंग का ऑप्शन आता है, तो डाउनलोड हो जाते हैं। तुम एक बार ट्राई करना डाउनलोड का ऑप्शन सर्च करके, तो तुम्हें मिल जाएगा। ऊपर लेफ्ट, मतलब शायद राइट कॉर्नर या लेफ्ट कॉर्नर में एक ऑप्शन आता है। ठीक है, हाँ ये है, शायद लैपटॉप में होते हैं, मोबाइल में नहीं होते, ये हो सकता है क्योंकि मोबाइल में हो सकता है हमारे पास वो डाउनलोडिंग वाला प्लेटफॉर्म या कुछ प्रॉब्लम हो मे बी। ठीक है, हाँ लैपटॉप में होते होंगे, आई डोंट नो। ठीक है, एक बार वो चेक कर लेना, मोबाइल में भी ऑप्शन आता होगा कोई ना कोई ऐप इंस्टॉल करके, तो वो आप किसी से पूछ लेना। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ओके ठीक है, चेक कर लेंगे मोबाइल में, अगर आता होगा मुझे पता लगेगा तो मैं तुम लोगों को जरूर बताऊंगा। ओके, सो स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन से पहले हमने 10th तक जो थोड़ा बहुत पढ़ा है वो रिवाइज करते हैं एक बार। ठीक है, क्योंकि वो हमें काम आने वाला है। सबसे पहले ये जो हमारा प्लेन है, जैसे कि हमारा बोर्ड है, अभी ये सामने व्हाइट बोर्ड है, ये इसको बोलते हैं हम एक प्लेन। इस प्लेन में अगर मैं इस तरह से दो डायमेंशन ड्रॉ करता हूँ या दो लाइंस ड्रॉ करता हूँ परपेंडिकुलर, सभी को पता है एक लाइन को, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस बोलते हैं। इसको हम, ये वाला जो हमारा सिस्टम है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसे हम 2D ज्योमेट्री, 2D मतलब 2 डायमेंशन, दो ही डायमेंशन है हमारे पास। फिजिक्स में तुमने 3 डायमेंशन भी पढ़ा होगा अभी, राइट ना? तो इस वाले हम जो जो अभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, इसे हम 2D ज्योमेट्री बोलते हैं, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, क्योंकि हम दो ही डायमेंशन के बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब हम वो पढ़ रहे हैं जो मान के चलो जिस जमीन पे अभी तुम बैठे हो, यहाँ पे चेयर रखी है तुम्हारी, तो ये वाला जो जमीन वाला पार्ट है केवल, वो वाला पार्ट हो गया 2D का, क्योंकि वहां पे केवल लेंथ और ब्रेड्थ है। और जो हमारा रूम है, उस रूम में अगर कोई चीज, मतलब ये तुम्हारे जो हमारा ये हॉरिजॉन्टल है, ये हमारा प्लेन है, इससे कोई ऊपर हवा में कोई चीज है, तो हम उसे 3D बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों दे रहा है। पर हम पढ़ रहे हैं वो वाली चीज केवल जो एक प्लेन में, मान के चलो सामने वाली वॉल पे कोई चीज है, पर जो चीज हवा में है वो 3D हो गई। ठीक है, तो 2D ज्योमेट्री इसे हम बोलते हैं। और इस वाले सिस्टम को, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इस तरह से रियल सिस्टम है, इसे हम कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। कार्टेशियन सिस्टम या कार्टेशियन प्लेन भी बोल देते हैं। तो जैसे इन ए कार्टेशियन सिस्टम, इन अ कार्टेशियन प्लेन,
ठीक है, फर्स्ट थिंग ये हो गई। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये तुम्हें पता है, इसे हम ये जो जहां पे कट करता है इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं, इसे हम ओरिजिन बोलते हैं। ये हमारा जो ओरिजिन के राइट में ये वाला पार्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला होता है। थोड़ा सा ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे ही लिखते हैं 1 2 आगे करके जो भी है। ये ऊपर वाला पार्ट ये भी पॉजिटिव वाई एक्सिस बोलते हैं इसे हम। ओरिजिन के लेफ्ट में ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, जिसे हम ऐसे लिखते हैं अगर कभी लिखने की जरूरत पड़ी। उसके बाद फिर ये नीचे वाला पार्ट ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, जिसे हम ऐसे लिखते हैं -1 -2 -3, इस तरह से। तो ये कार्टेशियन प्लेन का सभी को पता है कि किस तरह से डिनोट करते हैं, किस तरह से लिखते हैं। हाँ बेटा एक सेकेंड, आई एम कमिंग। कार्टेशियन बस एक नाम है, कार्टेशियन इज नथिंग, कार्टेशियन एक हेलो। नाम है बस सिस्टम का। कार्टेशियन कोई अपने आप में डेफिनेशन नहीं है, केवल एक नाम है। हाँ जतिन कुछ कहना चाह रहे हो बेटा? ठीक है, तो ये हो गया, ये सभी को पता है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं पॉइंट। तो सभी को पता है पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स किस तरह से होते हैं। यहाँ पे एक टर्म लिखा होता है कॉमा, यहाँ पे एक टर्म लिखा होता है। 2D में हमारे पास इस तरह से पॉइंट होते हैं, ठीक है, जिसे हम एक्स कोऑर्डिनेट, पहले वाले पार्ट को हम एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं या एक्सिसा भी बोलते हैं। ठीक है, काफी बार इस तरह से रिप्रेजेंटेड आ जाता है कि ए पॉइंट हुज एब्सिसा इज 3 यूनिट्स। तो तुम्हें पता होना चाहिए एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट। वाई जो ये वाला सेकंड वाला पार्ट है उसे हम वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं पॉइंट का, ठीक है, और इसे ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ए पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इट्स 3 यूनिट्स। तो ऑर्डिनेट इज 3 यूनिट्स, दैट मीन्स तुम्हें पता होना चाहिए कि पॉइंट का जो सेकंड वाला पार्ट है उसकी बात कर रहा है वो। ठीक है, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए। अब एब्सिसा, बेटा एब्सिसा इज नथिंग, ये एक्स वाला, ये एक्स एब्सिसा है, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट है ऐसे ये एब्सिसा है। ये कोई डेफिनेशन मतलब अलग से कुछ नहीं है, किसी ने नाम रख दिया है बस कि फर्स्ट वाले पार्ट को एब्सिसा भी बोल दिया। तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये जो पॉइंट में फर्स्ट वाला पार्ट है उसका एक नाम, अदर नाम एब्सिसा भी होता है। तो ये कोई अलग से ये नहीं है कि हाँ एब्सिसा कुछ अलग से है, किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वो एब्सिसा है। ठीक है, तो पॉइंट का मतलब क्या होता है, सपोज करो हमारे पास यहाँ पे कोई पॉइंट है एक्स कॉमा वाई। तो इसमें यार ये एक्स और वाई है क्या? तो ये सभी को पता है ये वाला पार्ट एक्स है, ये वाला पार्ट यहाँ तक लेंथ जो है, तभी हमने इसे एक्स लिखा है। ठीक है, और ये वाला जो है ये वाई है, ये एक्स वाला पार्ट है, ये वाई वाला पार्ट है, तभी ये पॉइंट एक्स कॉमा वाई है। दैट मीन्स ये वाली जो लेंथ है हमारी, ये वाली लेंथ ये वाई लेंथ है, और जो ये वाली लेंथ है वो एक्स लेंथ है। तो अगर कोई पॉइंट गिवन है हमें एक्स कॉमा वाई, तो उसका मतलब हमें पता होना चाहिए, ठीक है, कि हाँ भाई सर यहाँ पे 2 कॉमा, जैसे ये 2,3 पॉइंट होता तो ये एक्स कॉमा 0 है और ये सर 0,y है। तो इन दोनों को मिला के जो बनेगा वो बनेगा एक्स कॉमा वाई वाला पॉइंट। ठीक है, ये बात सभी को पता है, ग्राफ पेपर पे सभी ने पॉइंट डिनोट किए हैं, स्ट्रेट लाइन बनाई है। ठीक है, तो 8th क्लास में ही हमने पॉइंट डिनोट किए थे ग्राफ पेपर पे कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, 2,3 तो 2 हम एक्स का लेते थे, 3 वाई का लेते थे और पॉइंट बना देते थे 2,3। अब इसमें एक समझने वाली बात क्या है कि काफी बार क्वेश्चन इस तरह से मान के चलो मैं बोलूं, ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 3 यूनिट्स। मैं क्या बोलता हूँ मेरे स्टेटमेंट पे ध्यान से सुनना, ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 3 यूनिट्स। तो तुम क्या मतलब निकालोगे कि तुम्हें क्या गिवन है। आई रिपीट द स्टेटमेंट कि ए पॉइंट P whose distance from x axis is 3 unit। 3 यूनिट्स नहीं बेटा, वही गलती कर जाते हैं हम,
इसमें y की वैल्यू 3 गिवन है, इसमें हमें केवल जो हमारा ये सेकंड वाला पार्ट है ये 3 पता है हमें, ठीक है। y कोऑर्डिनेट, बिल्कुल ऑर्डिनेट, इसका मतलब ये जो हमने ये गिवन है हमें ऑर्डिनेट गिवन है। तो काफी बार जल्दबाजी में क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से आता है, ए पॉइंट whose axis is this and whose distance from x axis is this। तो हमें वहां से पॉइंट पता होना चाहिए, उसके बाद आगे आगे क्वेश्चन जो भी है आएगा। पर काफी बार पहले क्वेश्चन को बड़ा बनाने के लिए वो 2 लाइनें ऐसे खराब कर देता है और हम जल्दबाजी में पॉइंट ही गलत ले लेते हैं। तो ये वाली बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस आ रहा है, दैट मीन्स वो वाई वाला कोऑर्डिनेट है, ये वाली लेंथ y है, और डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस आ रहा है, दैट मीन्स वो x वाला कोऑर्डिनेट है। तो इसमें काफी बार कंफ्यूजन हो जाता है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस आ जाता है तो हम जल्दबाजी में उसे x ही मान लेते हैं, जबकि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है ये कि अगर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस दैट मीन्स ये y कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस दैट मीन्स x कोऑर्डिनेट। सिंपल। नाउ यू नो दैट कि तुम्हारा यहाँ पे कार्टेशियन सिस्टम में हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, दिस विल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम देख सकते हैं एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, तो दोनों ही हमारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट जो मिलेंगे वो हमेशा पॉजिटिव मिलेंगे। अगर हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है तो उसका ये हम देख सकते हैं एक्स एक्सिस नेगेटिव है तो पहला पार्ट नेगेटिव मिलेगा, और वाई एक्सिस पॉजिटिव है दूसरा पार्ट पॉजिटिव मिलेगा। यू कैन सी इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये सभी ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, ऐसा डिटेल्ड में तो कोई दिक्कत है नहीं हमें। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स वाला पार्ट भी नेगेटिव है, वाई वाला पार्ट भी नेगेटिव है, दैट्स वाई नेगेटिव कॉमा नेगेटिव जो भी हमें कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हमें कोऑर्डिनेट मिलेंगे किस तरह के मिलेंगे, प्लस कॉमा माइनस टाइप के। तो ये बात आई गेस हम लोग सभी पढ़ चुके हैं कि कोई भी पॉइंट किस तरह से कौन से क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। सपोज करो एक इन दोनों कंसेप्ट को मिला के एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं, ए पॉइंट P लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ बिल्कुल, स्टार्टिंग में बस मैं यही बोल रहा था कि पहले 10th वाला पार्ट रिवाइज कर लेते हैं जो हमें काम आएगा, इसीलिए तो 10th वाला ही पार्ट है बिल्कुल। एक इफ ए पॉइंट P लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड हुज डिस्टेंस फ्रॉम x axis is 3 units and from y axis is 5 units and from y axis is 3 units, सॉरी 2 यूनिट्स ले लेते हैं, ठीक है। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं हमें, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। ध्यान से देख लेना, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस गिवन है 3 यूनिट्स और डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस गिवन है 2 यूनिट्स। तो डेमो डॉट अमनप्रीत वेरी गुड बेटा, मनिंदर वेरी गुड, हरजोत वेरी गुड, गुरनीत वेरी गुड, जिसनदीप सभी का सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन ही ऐसे आता है, इफ अ पॉइंट P which lies in second quadrant and whose distance from, then फिर आगे आएगा कि P को रोटेट करते हैं हम 90 डिग्री तो हम Q पे पहुंचते हैं, तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो हमें एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए पहले, तभी तो हम आगे वाला क्वेश्चन करेंगे। नहीं, हर्षदीप गलत है, आदित्य ठीक है, दीपक गलत है। तो ये वाली बात, तो पहली बात सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट मिल रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, यू नो दैट कि एक नेगेटिव मिलेगा एक पॉजिटिव मिलेगा, ये वाली बात पहले हमें पता होना चाहिए। तो हर्षदीप जो तुम दोनों पॉजिटिव लिख रहे हो ये तो पहले ही गलत है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में। अब हुज डिस्टेंस फ्रॉम, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, कोई इस चीज से कंफ्यूज मत हो जाना। तो यहाँ पे डिस्टेंस में नेगेटिव देने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है।
तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 3 यूनिट्स, अभी थोड़ी देर पहले बताया था डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट बाई एंड डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस रिप्रेजेंट एक्स। तो हमारा ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये जो आंसर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, दैट इज -2,3। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये वाली बात सभी को समझ में आनी चाहिए, बस मैं एक बार ये रिमाइंड कर रहा हूँ कि तुम्हें पता होना चाहिए कि इन चीजों को लिखते कैसे हैं बस। देन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो ये भी सभी लोग हम पढ़ चुके हैं। अगर हमारे पास एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है x1, y1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता है x2, y2। तो ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जिसे हम डिनोट करेंगे ए बी से, वो क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। राइट ना। तो ये सभी लोग आई गेस प्रूफ पढ़ चुके हैं इसका, ऐसा कुछ नहीं है, प्रूफ इंपॉर्टेंट है, बताने की भी कोई दिक्कत नहीं है। जो पढ़ चुका है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल से प्रूफ होता है। अगर जिस मैं रिमाइंड करा देता हूँ एक बार, तो प्रूफ जहां भी इंपॉर्टेंट होगा वहां वहां मैं करा दूंगा। ठीक है, तो इसमें टाइम वेस्ट करने की हमें जरूरत नहीं है, हमें पता होना चाहिए 2 पॉइंट हैं तो डिस्टेंस क्या होगी। प्रूफ 10th क्लास में इसका बताते ही हैं राइट एंगल ट्राइंगल से। अब एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ए पॉइंट P गिवन है whose एब्सिसा गिवन है 3 यूनिट्स। ठीक है, एंड बोला है एंड whose distance from point Q that is -2 comma something take 4, ठीक है, is 7 units, then find y coordinate of P, या find y coordinate of P। ऑर्डिनेट बोल दो या y कोऑर्डिनेट बोल दो। एक पॉइंट P गिवन है whose एब्सिसा गिवन है हमें 3 यूनिट्स, और इस पॉइंट P की Q से डिस्टेंस हमें गिवन है -2 Q पॉइंट विच इज -2,4, दैट इज 7 यूनिट्स। और हमें बोला है फाइंड y कोऑर्डिनेट या ब्रैकेट में s, हो सकता है एक से ज्यादा मिल जाए, तो बात सभी को ध्यान देनी है। एक ही अगर एक से ज्यादा आंसर मिल रहा है तो भी बताना है। तो फाइंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। बेटा एक P पॉइंट गिवन है जिसका बोला हुआ है एब्सिसा 3 यूनिट्स हमें गिवन है, और बोला गया है इसके P पॉइंट की एक अनदर पॉइंट है Q विच इज -2,4, उससे डिस्टेंस बोला है 7 यूनिट्स है। तो हमारा अननोन वाला पार्ट क्या हो गया, P का जो y कोऑर्डिनेट है ऑब्वियसली वो हमारा अननोन हो गया, तो हमें वही अननोन वाला पॉइंट निकालना है। ओके लेट्स चेक। 3,4 गलत होगा दीपक। शायद स्क्वायर रूट में आए और किसी को लिखने में दिक्कत हो। अगर स्क्वायर रूट में आ रहा है किसी को लिखने में दिक्कत हो तो डन लिख देना, फिर आंसर क्रॉस चेक कर लेंगे हम लोग। ओके लेट्स सी।
ओके लेट गुड, ठीक है। गुड बेटा, गुड नीड, गुड। इतना क्या दिमाग लगा रहे हो इसमें? ओके लेट्स सी, काफी लोगों ने आंसर्स किए हैं तो देखते हैं। इतना क्या दिमाग लगाना। पी पॉइंट है, एप्सिसा गिवन है 3 यूनिट्स, और वाई कोऑर्डिनेट नहीं पता तो वाई मान लेता हूं उसे, कोई दिक्कत नहीं। इसकी क्यू पॉइंट जो है हमारा -2,4, उससे डिस्टेंस गिवन है 7 यूनिट्स। तो तुम्हें फॉर्मूला पता है ना डिस्टेंस का, ये तो तुम इस तरह के क्वेश्चन तो तुमने ऑलरेडी किए होंगे 10th क्लास में, पर मैं थोड़ा एफसीसा वगैरह से रिलेट करके पढ़ा रहा था बस। तो x2 माइनस x1, किसी को भी x2 किसी को भी x1 मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 के इक्वल। अब स्क्वायर रूट हटाओगे ऑब्वियसली, तो दोनों साइड स्क्वायर करोगे, तो मैंने 7 स्क्वायर लिख दिया। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर 25, 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड 7 स्क्वायर दैट इज 49। 25 को यहाँ पे जाके सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं ऑब्वियसली, तो व्हाट आई विल गेट, 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। 49 में से जब 25 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो व्हाट आई विल गेट 24। तो तुम्हें इस तरह से दिख रहा है, वाई निकालना है, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट लूंगा तो प्लस माइनस आएगा, तो प्लस माइनस √24। तो जिसे तुम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो 4 6 जा 24, तो वी कैन सी प्लस माइनस 2√6। सिंपल। तो प्लस साइन लेंगे, अगर 2 पॉइंट मिलेंगे हमें, प्लस साइन लेंगे तो 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 2√6। तो एक पॉइंट मिलेगा हमें 4 माइनस 2√6, और अगर माइनस साइन लेता हूं तो आई विल गेट 4 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2√6। तो इससे मुझे y मिलेगा 4 प्लस 2√6। तो ये दोनों पॉइंट्स हमें मिलेंगे, बिल्कुल, वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो कुछ भी नहीं था, क्या करना था हमें, दिमाग नहीं लगाना था, ऐसा नॉर्मल जैसे जैसे आते हैं वैसे वैसे सॉल्व करना है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बड़ा कंसेप्ट पढ़ाया है मैंने कोई, सिंपल तुम्हारा 10th वाला कंसेप्ट है, उसमें थोड़ा सा इधर उधर किया है चेंजेस बस। यस बेटा, देते हैं। हाँ बोलो। हाँ हाँ बोलो। सर मेरे से कुछ हो गया बोलो बेटा। सर, प्लस 2√6 प्लस 4 एक वैल्यू ये वाली आ रही है। बेटा तुम्हारा अच्छे से आवाज ऑडिबल नहीं है। चेक कर लो एक बार, क्रॉस चेक कर लो क्यों गलत आ रही है क्यों नहीं, वो देख लो, पर ये मैच करनी चाहिए ऑब्वियसली। हो सकता है तुमने कुछ कॉमन लिया हो, ठीक है, तो देख लो कहाँ गलती है कहाँ नहीं। ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ए पॉइंट गिवन है दैट इज 6, -1। एक बी पॉइंट गिवन है दैट इज 1, 3। एक सी पॉइंट गिवन है दैट इज x, 8। और हमें बोला है ए बी की डिस्टेंस बी सी के इक्वल है, तो हमसे पूछा है x की वैल्यू क्या होगी। तीन पॉइंट्स गिवन है हमें, ए बी सी, और हमसे पूछा है कि इफ
ए बी इज इक्वल टू बी सी है तो x की वैल्यू क्या होगी? देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज नथिंग, बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंसेप्ट है, फिर अलजेब्रा वाली थोड़ी कैलकुलेशन है जो हम पहले यूज कर चुके हैं। यस गुनबीर ठीक है। लेट्स क्रॉस चेक। पहली बात तो आई गेस 2 आंसर आएंगे, देख लेते हैं। गुनबीर एंड गुरनीत, लेट्स चेक। आई गेस -3 और 5 शायद आएंगे। -3 और 5 इज राइट आंसर आई गेस। हाँ बेटा सर बोलो। हाँ सर इस पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं? डिफरेंट फार्मूला कैसे? सर मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फार्मूला लगा सकते हो, पर अभी हमने पढ़ा नहीं है इसीलिए। अभी हम डिस्टेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगा सकते हो चाहो तो तुम्हारी मर्जी। मिड पॉइंट से तो आ ही जाएगा तुरंत से ही। यस सर -4 आ रहा है सर। पर एक्चुअली देखो ऐसा जरूरी नहीं है, अलग अलग भी आ जाता है। ए बी और बी सी ऐसे भी तो इक्वल हो सकते हैं ना। सॉरी, ये ए है, ये बी है, ये सी है। मिड पॉइंट तो ट्राइंगल के केस में ही आएगा, पर हमेशा सॉरी लाइन के केस में आएगा। ये वाली डिस्टेंस भी तो तुम्हारी इक्वल हो सकती है ना ऐसे भी। इसमें कैसे मिड पॉइंट फार्मूला लगा सकते हो तुम? ओके सर। मिड पॉइंट फार्मूला से एक आंसर आएगा, बिल्कुल ठीक है वो वाली बात, ठीक है, बट दोनों आंसर मिड पॉइंट फार्मूला से नहीं आएंगे। हो सकता है कुछ इस तरह का केस बन रहा हो, ठीक है। ओके सर। ओके सर। अगर बोला होता कि तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली मिड पॉइंट का लगाते हैं। ओके आई गेस काफी लोगों ने सॉल्व कर लिया है, सो लेट्स चेक। तो इफ आई विल सॉल्व ए बी तो आई विल फाइंड, ठीक है। देखो जेई में ये चीजें बहुत ध्यान देने वाली बात होती है, कहीं दो आंसर तो नहीं निकल रहे हैं। एक आंसर मिड पॉइंट से निकल जाएगा, पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ इससे दो आंसर निकल रहे हो। उस चीज पे ध्यान देना हमें बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ए बी डिस्टेंस हमारी हो जाएगी क्या, दैट इज 1 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 1 का होल स्क्वायर। So I will guess that will become 25 + 24. Sorry, 16. So this will √41. अब बोला है ये ए बी डिस्टेंस बी सी के इक्वल है, तो बी सी के अगर मैं इक्वल रखूंगा दैट विल बी सी इज x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √41। तो दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, ये 25 हो जाएगा और ये 25 इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो लेट्स सी क्या आएगा कि आई विल गेट x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 41 - 25। सो दिस इज 16। और अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लेता हूं तो आई विल गेट +-4। I'll get +-4। तो अगर मैं प्लस साइन लेता हूं तो what I'll get, x - 1 is equal to 4, that means x is equal to 5। तो एक हमें मिल जाएगा 5। और अगर मैं माइनस साइन लेता हूं तो x - 1 is equal to क्या मिलेगा, -4। 1 को यहाँ पे ले जाके प्लस करूंगा तो क्या मिल जाएगा, -3। x is equal to -3।
तो हमें 2 पॉइंट्स मिलेंगे इस तरह के, ठीक है। सो -3,5। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। सिंपल कुछ नहीं है, डिस्टेंस जो क्वेश्चन में जो गिवन है वो हमें फॉलो करना है। स्टार्टिंग से ही मैं ये बात बोलता हूँ कि गिवन हमें फॉलो करना होता है, हमारा अपने आप आंसर निकलेगा। गिवन के हिसाब से फॉर्मूला अप्लाई करो, उसे फॉलो करो, यू विल गेट द आंसर। कभी भी हमें डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। लिमिटेड केस है बस, ठीक है। सो नेक्स्ट, कोलिनियरिटी। तुम लोगों को पता होगा कि कोलिनियरिटी चेक करने के हमारे पास, क्योंकि सारे मेथड्स तुम पढ़ चुके हो, ठीक है। तो बेसिकली 4-5 मेथड, 3-4 मेथड होते हैं, ठीक है, जिसमें से 3 मेथड्स तुम लोग पढ़ चुके हो। इसमें से पहला मेथड हमारा आता है, अभी मैं एक बार बता देता हूँ, डिस्टेंस, कि 2 डिस्टेंस का सम अगर तीसरी डिस्टेंस के इक्वल है, जो मैं अभी बताने वाला हूँ। एक अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 के इक्वल कर दें, और एक अगर स्लोप इक्वल कर दें। तो ऐसे बताऊंगा मैं, जब जब टाइम आएगा तीनों बताऊंगा, पर मैं बता रहा हूं कि ये तुम 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। तो लेट्स सी क्या पढ़ चुके हो। अगर डिस्टेंस के हिसाब से देखें तो डिस्टेंस के हिसाब से भी हम कोलिनियरिटी चेक कर सकते हैं। डिस्टेंस के हिसाब से भी हमारे पास एक ऑप्शन है जो हम ये हम यूज नहीं करते पर जनरली। अगर हमें 3 पॉइंट्स गिवन है, दैट इज A, B, C, और हमें चेक करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं, तो डिस्टेंस से एक मेथड है, पर हम ये मेथड बहुत कम यूज करते हैं। दैट इज व्हाट, कि अगर मैं तीनों डिस्टेंसेस निकाल लेता हूँ, AB, BC और AC, और मैं देखता हूँ कि यार 2 डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस के इक्वल हो रहा है, तो मैं यहाँ से एक रिजल्ट बता सकता हूँ क्या, कि ये तीनों पॉइंट्स ABC कैसे होंगे कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक लाइन में, कोलिनियर मतलब एक लाइन में कोलिनियर होंगे, ठीक है भाई। देखो 3 पॉइंट्स हैं, कोई भी 3 पॉइंट्स, तुम प्लेन में कोई भी 3 पॉइंट्स ले लो, और अगर उनके बीच में तुम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, तो यू विल फाइंड कि या तो तीनों पॉइंट्स एक लाइन में होंगे, या तीनों पॉइंट्स एक ट्राइंगल बनाएंगे। 2 ही पॉसिबिलिटी है। अगर कोई 3 पॉइंट्स है तुम्हारे पास, और तुम उन्हें स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करते हो, दोनों डॉट्स, तीनों डॉट्स को एक एक करके, तो यू विल फाइंड कि तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन बनेंगे। आइदर स्ट्रेट लाइन दिखेगा तुम्हें उन तीनों पॉइंट्स में, या ट्राइंगल। तो अगर स्ट्रेट लाइन है तो तुम्हें पता है स्ट्रेट लाइन के केस में हमेशा ये होगा। ट्राइंगल के केस में तो तुम्हें पता है कि 2 साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा ही आना चाहिए। कोई भी 2 साइड का सम हमेशा तीसरी साइड के बराबर बड़ा आना चाहिए, तो वो ट्राइंगल होगा। अदरवाइज हमारा क्या हो जाएगा, कोलिनियर। तो ये वाला पर हम बहुत कम यूज करते हैं कोलिनियरिटी चेक करने के लिए, पर अगर काफी बार स्टेटमेंट टाइप में यूज आ जाए तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ, दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेथड कोलिनियरिटी चेक करने का। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना भी हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर हमें एक ट्राइंगल है जिसके तीनों वर्टाइसेस हमें पता हैं, x1 y1, b है x2 y2, एंड c इज x3 y3। तो इस ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब हमें डिस्टेंस लगा के हीरोस फॉर्मूला नहीं लगाना है। कहीं तुम सोचो कि सर तीनों लेंथ निकाल लेता हूँ, भाई एक ऑप्शन तो वो भी है, मैं बता देता हूँ, राइट ना। अगर बाई चांस तुम फॉर्मूला भूल गए और कभी तुम्हें निकालना पड़ गया, तो बाई चांस कोई तुम को बोल ही दे कि यार ये वाला मेथड नहीं लगाना, अब तुम और कौन सा मेथड लगाओगे, तो तुम तीनों लेंथ निकाल के हीरोस फॉर्मूला यूज कर सकते हो। सो दिस विल बिकम बट वेरी लेंथी प्रोसेस, ठीक है। बट अगर बाई चांस ये ऑप्शन लगाना ही नहीं है तुम्हें, कोई मना कर दे ये वाला नहीं लगाना दूसरा लगाओ, ठीक है। सो दिस इज द वन ऑफ द ऑप्शन कि तुम तीनों साइड की लेंथ निकाल के हीरोस फॉर्मूला यूज कर सकते हो।
बिल्कुल बेटा, ये लेक्चर टेलीग्राम पे भी सेंड करूंगा, फिर मैं ये ऐप पे भी डलवा दूंगा, ठीक है। तो ये सभी ने पढ़ा हुआ है क्या होता है हाफ, ठीक है। y1 y2 y3 तुम लोग साइकिल में ले लो, जिससे याद करना इजी हो जाता है। तो हाफ x1 y2 माइनस y3, फिर x2, उसके बाद y3 माइनस y1 प्लस x3, देन y1 माइनस y2। तो ये सभी ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, याद किया होगा कि अगर तीनों वर्टाइसेस गिवन होते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो कोई इसमें तो नया कंसेप्ट है नहीं। अब वैसे किसी को ये फॉर्मूला याद है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट अगर किसी को याद नहीं है तो एक और तरीका होता है इस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करने का, वहां से सिंप्लीफाई करने का। ये तरीका अभी चाहे ट्राइंगल के केस में तुम्हें नहीं काम आएगा, बट ये जो मेथड है वो इम्पोर्टेंट है। दैट इज व्हाट, कि हम इसे एरिया ऑफ ट्राइंगल को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हाफ डिटर्मिनेंट। इस जो दो वर्टिकल लाइंस हैं इसे हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट, जो हम 12th क्लास में पढ़ते हैं जनरली, ठीक है। फिजिक्स में भी तुम्हें काम आ जाता है, केमिस्ट्री में भी काम आ जाता है। तो इन दो वर्टिकल लाइंस को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। और तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं, तीनों पॉइंट्स को इस तरह से लास्ट में 1 लगा के लिख दो, तीनों पॉइंट्स को इस तरह से लास्ट में 1 लगा के लिख दो। पर अब बात ये है कि डिटर्मिनेंट की हेल्प से एक्चुअली जो भी फॉर्मूला है या कुछ भी है वो याद करना आसान हो जाता है। मान के चलो किसी को ये अगर याद नहीं है, जैसे मुझे ये दिमाग में नहीं रहता, मुझे दिमाग में मेरे यही रहता है हमेशा, तो ये सभी को साफ दिख रहा है कि ये वाला तो इसमें तो कुछ याद करने जैसा है ही नहीं, पर ये सॉल्व करना आना चाहिए, ऐसे तुमने पॉइंट्स करके ये लिख दिया। अब ये सॉल्व कैसे करेंगे वो सभी लोग देख लो, क्योंकि तुम्हें काम आ जाता है काफी, मैथ्स में भी कुछ कंसेप्ट में काम आता है, नॉट ऑल कंसेप्ट बट कुछ कंसेप्ट में, फिजिक्स में भी काम आ जाता है। तो तुम्हें सॉल्व करना आना चाहिए डिटरमिनेंट। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए अगर किसी को ये फॉर्मूला याद है अच्छी बात है, उसे यहाँ से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो अपना वहीं से सॉल्व कर सकता है। पर यहाँ पे ये कंसेप्ट पहली बार यूज होता है, तो कि तुम्हें समझ में आ जाए कि हाँ भाई सॉल्व कैसे करते हैं। तो लेट्स सी, मैं बताता हूँ सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखो, ये जो हमारा इस तरह से, इनको बोलते हैं हम डिटर्मिनेंट की रो, ठीक है। ये हम 12th में भी पढ़ते हैं, तो बेटर है, अभी थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो 12th में ये सारी चीजें में इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम से हो जाएगा। 2 एक्सरसाइज हम ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। इनको हम बोलते हैं रोज और इनको हम बोलते हैं कॉलम्स। डिटर्मिनेंट के इनको हम बोलते हैं कॉलम्स, ठीक है। तो अब सॉल्व कैसे करना है, हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ठीक है। प्रोसीजर अपने दिमाग में रखो कैसे सॉल्व करना होता है। इससे तुम्हारा क्या है कि आगे भी थोड़ा थोड़ा ये टाइम हमेशा ये रहेगा। तो हमें पहली रो का ये वाला इसको बोलते हैं एलिमेंट्स बोलते हैं। ये जो सभी 9 जो दिख रहे हैं हमें डिटर्मिनेंट के अंदर, इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स। तो ये x1 जो दिख रहा है, x1 को ऐसे ही लिखो और इसकी रो और कॉलम को कवर करो। x1 के जो साथ में रो और कॉलम आ रहे हैं दोनों को कवर करो, तो तुम देखोगे कि तुम्हारे पास ये 4 एलिमेंट्स बच जाते हैं अगर तुम रो और कॉलम को कवर करोगे। फिर इसे कैसे लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस में। तो y2 इंटू 1 दैट विल y2, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस y3। ये हमारा तरीका होता है सॉल्व करने का। फिर सेम आगे हम दूसरे वाले एलिमेंट पे पहुंचेंगे और इसे हमें नेगेटिव लेना है, इसे हमें कैसा लेना है, नेगेटिव। उसके बाद सेम मेथड है कि इसके रोज को कवर करो, इसके कॉलम को कवर करो, y1 वाले को। तो यू विल फाइंड कि तुम्हारे पास ये 4 एलिमेंट्स दिखेंगे, x2 x3 1
1। फिर सिमिलरली इन चारों को ये ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके नेगेटिव में लिखना है, तो x2 इंटू 1 ये हो जाएगा x2 माइनस x3। एक दो क्वेश्चन करेंगे ना इस मेथड से तो अपने आप तुम्हें ये हो जाएगा ये अच्छे से। फिर लास्ट वाला 1 इसे हम प्लस में ही लिखते हैं, तो सेम 1 के रोज और कॉलम को कवर करेंगे। क्या करेंगे? 1 के रोज और कॉलम को कवर करेंगे, तो यू विल फाइंड कि तुम्हारे पास ये 4 एलिमेंट्स बच जाएंगे, ये वाले यहाँ पे मेरा सर्कल चल रहा है ये। इसके बाद ये तुम देखोगे तो क्या आएगा, x2 y3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके नेगेटिव करोगे माइनस x3 y2। ठीक है, तो कोई बहुत ज्यादा इसमें ये नहीं पढ़नी कि बहुत ज्यादा कोई दिक्कत है। ठीक है, सिंपल पहली वाली रो से स्टार्ट करना है, पहले एलिमेंट को लिखना है, बाकी के कवर करने हैं उसके रो और कॉलम अकॉर्डिंगली करस्पॉन्डिंग, और वो बचे कुचे जो 4 एलिमेंट्स हैं उन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके नेगेटिव की फॉर्म में लिखना है, तो तुम्हें अपने आप आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चाहो तुम फॉर्मूला लगा दो, तुम्हारी मर्जी है, पर इसे समझ लो, इस वाले मेथड को समझ लो, क्योंकि मैं दोबारा बताऊंगा फिर कुछ मान के चलो कभी दोबारा यूज होगा, फिर दोबारा बताऊंगा। ठीक है, तो तुम फिर दोबारा से तुम्हें ये करना पड़ेगा, अच्छा यार ये फॉर्मूला इजी लग रहा है, अब डिटरमिनेंट सॉल्व करना सीखता हूँ, तो अभी से तुम्हारे टच में रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें एक एग्जाम्पल कर लेते हैं तो तुम्हें वेल एंड गुड और समझ में आ जाएगा। ठीक है, और दोनों सेम फॉर्मूला है, इसे तुम उसके मतलब दोनों ना ये सेम है फॉर्मूला, अलग अलग नहीं है। ये नहीं है कि सर ये अलग दिख रहा है वो अलग दिख रहा है, इसको सिंपलीफाई करोगे तो ये आ जाएगा, इसको सिंपलीफाई करोगे तो वो आ जाएगा। दोनों फॉर्मूलाज अलग अलग नहीं है, सेम फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, तो दोनों में से कैसे भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चाहो तो नन अदर देन एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो तुम्हें मान के चलो एक पॉइंट गिवन है 1,0, एक बी पॉइंट गिवन है -2,1, एक सी पॉइंट गिवन है दैट इज -1,3। ठीक है, और यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, तो मैं इस वाले मेथड से एक बार तुम्हें बता दूंगा, बाकी तुम अभी चाहो तो फॉर्मूला लगा सकते हो, जिससे कि तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे करना है। ठीक है, हाँ बेटा जतिन बोलो। हेलो सर। हाँ हाँ हेलो। हेलो सर। हाँ हाँ जतिन तो बोलो। पीछे करना है पेज, हाँ फिर पीछे करना है पेज। ठीक है, और सर ये पीछे थोड़ा सा बता दो सर इसकी। एक और बार बता दूं। यस सर। हाँ ये डिटरमिनेंट, हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, क्वेश्चन में सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन में एक बार तुम्हें समझ में आ जाएगा और क्लैरिटी मिल जाएगी। बाकी हाँ, इससे ऑब्वियसली पहली बार पढ़ रहे हैं तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि तुम तुरंत कर दोगे ये वाला मेथड। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच। ऑब्वियसली टाइम लगता है, इतनी जल्दी तो किसी को भी समझ में नहीं आता, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे इसे भी समझने की कोशिश करो। काफी लोग ये हैं कि छोड़ यार क्या दिक्कत है, हमें तो ये फॉर्मूला आता है, क्या दिक्कत है, क्यों याद करें, क्यों ये मेथड रखें। तो बस ये मेथड थोड़ा सा तुम्हारे प्रैक्टिस में आ जाएगा तो धीरे धीरे अच्छा रहेगा बस, और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो तुम आंसर निकाल ही सकते हो विदाउट दिस फॉर्मूला भी। चलो ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली होमवर्क के लिए ले लो, क्योंकि मेरी 5 o'clock से फिर दोबारा क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला हम बाद में रख सकते हैं। ठीक है, कल आते ही पहले ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। अभी किसी को कोई बाकी लोग अभी किसी को कोई डाउट नहीं है तो जा सकता है। बाय बाय, टेक केयर। और अगर किसी को कुछ पूछना है किसी से रिलेटेड तो वो पूछ सकता है, रुक सकता है। ठीक है, और जिसको कोई डाउट नहीं है वो जा सकता है। हाँ हरजोत वेट। यस बेटा। सर इसका आंसर -7.2 आएगा। प्लस लिख देंगे हम क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता है। ओके सर। ठीक है, ओके। हाँ बेटा बोलो। सर एक ना मतलब सम होता है इसमें इसमें ट्रायंगल लॉ में, तो वो हाँ थ्योरम सा प्रूव करते होते हैं ना, जो
कि वो मीडियन जो होता है वो दोनों ट्रायंगल को दो हिस्सों में बांट देता है। हाँ हाँ, उसको क्या करना सर है? उसमें सर साइड से होता है, मतलब साइड से कंपैरिजन होता है कि मतलब कौन सी साइड से एरिया ले रहे हैं। हाँ हाँ, बोलते सर जाओ। उससे नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है साइड से, कि अगर लेफ्ट साइड से ले रहे हैं तो कभी पॉजिटिव। हेलो।